चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सलम पद्धति क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सलम क्या है, सलम पद्धति क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीज़ों को लेकर सवाल पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। तो देखिए सलम क्या है। आपको कल बताया कि जब फैक्ट्रियाँ लगी तो फैक्ट्रियाँ शहर में लगी, लेकिन जनसंख्या कहाँ बढ़ा था? गाँव में बढ़ा था। तो मतलब क्या है कि फैक्ट्रियाँ लगने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर गाँव से काम करने के लिए शहर की ओर आने लगे। अब जब शहर की ओर आने लगे तो वहां उनको रहने की कोई सुविधा नहीं थी। जब उसको वहां रहने की कोई सुविधा नहीं थी तो उनको रहने के लिए फैक्ट्री मालिकों ने, कारखाना के मालिकों ने बहुत ही छोटे छोटे मकान बनवा दिए। और उस मकान में ना ही अच्छी पानी की व्यवस्था थी, ना साफ हवा की व्यवस्था थी, ना ही जो है सही रोशनी की व्यवस्था थी। तो इसी छोटे छोटे तंग मकान को क्या कहा गया? सलम कहा गया। तो सलम पद्धति क्या है, आपको यहाँ तक समझ आ गई? मतलब छोटे, गंदे, अस्वास्थ्यकर जगह जहां उचित मात्रा में ना ही रोशनी की व्यवस्था हो, ना ही साफ पानी की व्यवस्था हो, यह स्थान फैक्ट्री मजदूरों को रहने के लिए बनाई गई थी। इसी स्थल को क्या कहा गया? सलम कहा गया। यहां तक बातें समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो है क्या, औद्योगिकरण के बाद फैक्ट्री में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर गांव से शहर की ओर पलायन किए, और शहर में इन लोगों की रहने की कोई सुविधा नहीं होने के कारण इनको रहने के लिए ही मकान यानी कारखाना मालिकों द्वारा जो छोटे छोटे मकान बनाए गए, इसी को क्या कहा गया? सलम कहा गया। यहाँ तक इस पर समझ आ गई ना? मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो सलम क्या है कि फैक्ट्री में काम करने के लिए गांव से जो मजदूर आए, कौन आए? गांव से मजदूर। गांव से जो मजदूर आए फैक्ट्री में काम करने के लिए, उनको रहने की सुविधा के लिए जो छोटे छोटे बहुत ही तंग मकान बनाई गई, ठीक, उस मकान में ना ही साफ पानी, रोशनी, हवा की व्यवस्था नहीं थी, एक ही कमरे में कई लोग रहते थे। तो इसी को क्या कहा गया? इसी व्यवस्था को सलम कहा गया। ठीक, और इस पद्धति को सलम पद्धति कहा गया। बात खत्म। अब है बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? नाम से तो पता चल रहा होगा, बुजुर्गा वर्ग मतलब होता होगा पढ़ा लिखा वर्ग। ये बूढ़ा वर्ग ऐसा नहीं है। बुजुर्गा वर्ग का मतलब होता है पढ़ा लिखा वर्ग। ठीक, तो देखो जब फैक्ट्री लगेगी तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि खाली उसमें मजदूरें काम करेगा। तो फैक्ट्री में काम करने के लिए मुनीम चाहिए। मुनीम का मतलब ये समझ लो हिसाब किताब करने वाला, अकाउंटेंट। ठीक है, उसके बाद वकील चाहिए, प्रबंधक मतलब मैनेजर चाहिए। तो मतलब क्या है कि फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर के अलावा वकील, प्रबंधक, मुनीम आदि की आवश्यकता पड़ी। पढ़े लिखे लोगों की, क्या बोल रहे हैं हम? पढ़े लिखे लोगों की यह समूह क्या कहलाया? बुजुर्गा वर्ग कहलाता है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। ये ऑब्जेक्टिव है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई बाबू? 1916 ईस्वी में हुई। ठीक, रुकिए एक मिनट, कलम का जो है कलर चेंज कर लेते हैं, काला काला दिख रहा है। चलिए अब ठीक है। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1916 में हुई। अब इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? उद्योग एवं व्यापार के लिए, उद्योग एवं व्यापार का पता लगाकर, क्या बोल रहे हैं? उद्योग एवं व्यापार का पता लगाकर उन्हें सहायता प्रदान करना। क्या बोल रहे हैं? उद्योग एवं व्यापार का पता लगाकर उन्हें सहायता देना कि कहाँ कहाँ नया नया फैक्ट्री लगाई जा रही है, कहाँ उद्योग लगाई जा रही है। अगर चाहे उसको सहायता की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो सरकार उसको ट्रेनिंग देगी। तुम सोचोगे कि सर जी ये तो आज़ादी से पहले का बात है। हाँ, आज़ादी से पहले ही विभिन्न नेताओं के दबाव में आकर अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करना शुरू कर दिया था। उसी पहल में ये क्या है? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब की गई? 1916 में। तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा 1916 में। और क्यों की गई थी? कि जहां जहां नया उद्योग था, नया व्यापार था, उनका पता लगाएंगे और उसको अगर सरकारी सहायता की जरूरत है तो उसको सरकारी सहायता देंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निरुद्योगीकरण क्या है? यहां देखो इस शब्द को, निरुद्योगीकरण क्या है? निर मतलब क्या होता है? नहीं। उद्योगीकरण मतलब उद्योगीकरण नहीं, उल्टा, उद्योगीकरण का उल्टा। अगर सीधे शब्द में बोले तो इस शब्द का अर्थ है उद्योग एवं व्यापार का नष्ट होना। उद्योग एवं व्यापार का नष्ट होना क्या कहलाएगा? निरुद्योगीकरण कहलाएगा। यहां तक स्पष्ट है? यह औद्योगीकरण का विपरीत शब्द है। औद्योगीकरण के कारण, क्या बोल रहे हैं? निरुद्योगीकरण का मतलब यह औद्योगीकरण का विपरीत शब्द है। औद्योगिकरण के कारण हुआ क्या कि बड़े बड़े कारखानों में क्या बनने लगे? सामान बनने लगे। औद्योगिकरण के कारण जब बड़े बड़े कारखानों में सामान बनने लगे तो
उस सामान को खरीदने के लिए लोगों को सस्ता पड़ता था और अच्छी क्वालिटी थी, तो कुटीर उद्योग में जो सामान बन रहा था उनकी बिक्री बंद हो गई। तो ऐसे में कुटीर उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए। जब कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, यही प्रक्रिया क्या कहलाया, निरुद्योगीकरण। मतलब कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं आप कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कारण जो वस्तुएं बाजार में आई, उस वस्तु के कारण कुटीर उद्योग में बने, यहाँ देखिए, बड़े फैक्ट्रियों के कारण विदेशी वस्तुओं की भरमार हो गई बाजार में, जिससे भारत का कुटीर उद्योग, क्या बात कर रहे हैं हम कि भारत का जो कुटीर उद्योग है, यहाँ देखिए, भारत का कुटीर उद्योग नष्ट होने लगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, निरुद्योगीकरण कहा गया। यहां तक स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोगों का कुटीर उद्योग के महत्व एवं उपयोग पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीजें, एक कुटीर उद्योग का महत्व क्या है और उसका उपयोग क्या है। ठीक, देखिए एक चीज आप लोगों को बताते हैं, जो बड़ी उद्योग होती है ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जिसको आप कारखाना कहते हैं, वो होता है पूंजी आधारित। पूंजी आधारित का मतलब वो उसमें पूंजी ज्यादा लगती है, मशीनों से काम होता है। लेकिन जो कुटीर उद्योग होता है, और क्या बात कर रहे हैं इस मतलब जो कुटीर उद्योग है, ये होता है श्रम आधारित। श्रम आधारित मतलब इसमें अधिक संख्या में मजदूर काम करते हैं, पूंजी कम लगता है। इससे क्या फायदा होगा कि कुटीर उद्योग लगाने से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां तक बातें स्पष्ट है। चलिए, तो एक महत्व आपको क्या समझ आई कि बड़ी उद्योगों में पूंजी अधिक लगती है, लेकिन लोगों की संख्या कम लगती है, जिससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार कम मिल पाता है। लेकिन कुटीर उद्योग में क्या है कि कुटीर उद्योग में लोगों को रोजगार अधिक मिलता है। लेकिन हम लोग हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी एक पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत में औद्योगिकरण ने कुटीर उद्योग को काफी क्षति पहुंचाई थी। ये बात तो स्पष्ट है, आपको पहले ही पता चल गया कि औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो सामान बनने लगे उसकी क्वालिटी अच्छी थी और सस्ता था। तो इससे क्या हुई कि कुटीर उद्योग को बहुत ज्यादा क्षति हुआ। क्षति मतलब नुकसान हुआ। परंतु इसके बावजूद भी यह उद्योग यानी कुटीर उद्योग गांव में क्या हो रहा था, फल फूल रहा था। गांव में अच्छे से फल फूल रहा था और लाभ कमा रहा था। और इसका लाभ जो है आम जनता को गांव में मिल रहा था। अब स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन देखिए बंगाल विभाजन के बाद 1906 ईस्वी के आसपास हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय भी कुटीर उद्योग की भूमिका को महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मतलब स्वदेशी आंदोलन के समय भी कुटीर उद्योग ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अलावा देखो, महात्मा गांधी के अनुसार कुटीर उद्योग ही भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। हम क्या बोले कि कुटीर उद्योग में अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, और भारत की तो जनसंख्या बहुत अधिक है, तो मतलब भारत के दशा के अनुसार अब अधिक जनसंख्या के लिए अधिक रोजगार चाहिए, तो कुटीर उद्योग ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उद्योग अधिक हाथों को काम प्रदान करता है। यह उद्योग समाज में विषमता को घटाता है। विषमता को कैसे घटाना कि इसमें ऐसा नहीं होता है अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाता है, जैसा कि बड़े उद्योग में होता है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये समाज को क्या करता है, विषमता को हटाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ही लाभ होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सबको लाभ होता है, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बड़े उद्योग में क्या है कि मजदूरों को बिल्कुल लाभ नहीं, फैक्ट्री मालिकों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इसीलिए यह उद्योग समाज में विषमता को घटाता है एवं गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा औजार साबित हुआ है। तो कुटीर उद्योग का महत्व आप लोग लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट नजर आई होगी। पहला, अधिक लोगों को रोजगार देती है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा क्या है कि भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। महात्मा गांधी का नाम ले लीजिएगा तो यहाँ मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? देखो, राजनीतिक परिवर्तन का मतलब हुआ आंदोलन करना, शासन में भाग लेना, ये सब क्या है, राजनीतिक परिवर्तन। तो औद्योगिकरण ने न साम्राज्यवाद, देखो हुआ क्या कि औद्योगिकरण के कारण ही साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। अब मान लो कि ना ही औद्योगिकरण होता, ना ही साम्राज्यवाद होता, तो फिर राजनीतिक परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो औद्योगिकरण ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिस कारण अनेक उपनिवेश बना लिया गया। बहुत सारे देशों को क्या कर दिया गया, उपनिवेश बना लिया गया। चलिए अगला पेज पे। अब देखो, असहयोग आंदोलन के समय भी अंग्रेजों के नीतियों से त्रस्त होकर, असहयोग आंदोलन के समय भी अंग्रेजों के नीतियों से त्रस्त मतलब क्या है, अब परेशान होकर औद्योगिक मजदूरों ने, अब उद्योग
का है तो उद्योगों के मजदूरों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। स्वदेशी आंदोलन के समय भी कुटीर उद्योग के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो आप देख रहे हैं विभिन्न आंदोलनों में उद्योगों के मजदूर भाग ले रहे हैं, उद्योगों में काम करने वाले लोग भाग ले रहे हैं। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? अतः आप देख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि औद्योगिकरण ने न सिर्फ आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया, साथ ही साथ राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो आया वो आया है शहरीकरण और शहरी जीवन से। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो घर में जितना मोबाइल फ़ोन है सब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।